नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जो प्राकृत साहित्य के विधाओं में से प्रमुख विधा है, प्राकृत चरित काव्यों का इतिहास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य की अनेक विधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें चरित काव्यों का बहुत अधिक महत्व रहा है। चरित काव्यों को हम प्रबंधात्मक काव्य में ले सकते हैं। प्रबंधात्मक जो काव्य है उसमें महाकाव्य, खंड काव्य, चरित काव्य ये उसके एक प्रमुख अंग के रूप में है। तो प्राकृत चरित काव्यों को भी हम प्रबंधात्मक काव्य में ले सकते हैं। मित्रों, किसी भी साहित्यिक विधा का जब हम इतिहास देखते हैं तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका मूल स्रोत क्या है, कहाँ इस तरह की चीजें मिली, कहाँ इस तरह के तत्व मिले जो किसी व्यक्ति के चरित्र को उद्घाटित करने में सक्षम है। तो ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम संस्कृत के चरित्र काव्यों की बात करें तो उसका मूल स्रोत के रूप में हम वेदों को मानते हैं। वेदों में कई तरह के इस तरह के तत्व मिलते हैं जिसमें किसी के चरित्र को उद्घाटित किया जाता है। तो संस्कृत चरित्र काव्यों का उद्भव हम वेदों से मान सकते हैं। उसी प्रकार प्राकृत चरित्र काव्यों का उद्भव आगमों से मानना उक्ति संगत है। इनके जो बीज हैं, चरित्र काव्य, प्राकृत चरित्र काव्य के जो बीज रूप हैं वो आगमों में उपस्थित हैं, आगमों में मिलते हैं। क्योंकि आगम साहित्य में भी लौकिक साहित्य के रूप बीज जो हैं वो उपस्थित हैं। हम अनेक ऐसे विषय देख सकते हैं जो आगमों में उपस्थित हैं और बाद में जाकर के उन्हीं बीज रूपों से चरित काव्य का उद्भव और विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। जैसे कुछ विषय मैं बताना चाहूँगा कि किन किन विषयों को हम आगमों में देखते हैं और उन विषयों के आधार पर चरित काव्य का उद्भव और विकास होता है। जैसा सबसे पहला जो विषय है, धार्मिक भावों के स्पष्टीकरण के लिए रूपक और उपमाओं का प्रयोग आगमों में बहुत अधिक हुआ है और यही जो विषय है वो चरित काव्य के बीज रूप में माना जा सकता है। दूसरा जो है कथात्मक आख्यान, क्योंकि चरित काव्य का जो अगर हम उत्पत्ति देखते हैं, उसका उद्भव देखते हैं तो ये माना जाता है कि कथा और आख्यान इससे पहले की स्थिति है। इन्हीं के आधार पर इन्हीं के आख्यानों को, क्योंकि चरित काव्य में भी कुछ कुतूहल उत्पन्न करने के लिए कथाओं का और आख्यानों का सहयोग लिया जाता है, उसकी विषय वस्तु को बढ़ाने के लिए कथाओं का और आख्यानों का सहयोग लिया जाता है। तो आगमों में इस तरह के अनेक कथात्मक आख्यान उपलब्ध होते हैं जो चरित काव्य के उद्भव विकास में बीज रूप में हम मान सकते हैं। तीसरा जो विषय संवाद और प्रश्नोत्तर के रूप में जो कथोपकथन आगमों में हुए हैं वो भी चरित्र काव्य के, क्योंकि कथोपकथन और संवाद की जो स्थिति है वो किसी के भी चरित्र को उद्घाटित करने के लिए और उस चरित्र को प्रकट करने के लिए जरूरी है। तो वो भी तत्व जो हैं वो आगमों में विद्यमान हैं। चौथा विषय है उपदेशात्मक या नीति संबंधी जो गद्य पद्य हैं, ये भी आगमों में प्राप्त होते हैं और चरित काव्य में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा जो विषय है वो छंदों की अनेक रूपता। आगमों में भी इस तरह के सूत्र रूप में, जो सूत्र रूप में हमें जो उसका वर्णन मिलता है, कई आगमों में पद्यात्मक भी है, कई आगमों में गद्यात्मक लेखन भी मिलता है।
तो ये भी जो है वो अनेक रूपता जो उसकी वैविध्य है छंदों की, वो चरित काव्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है और उसको भी हम चरित काव्य के विकास के लिए उपयोगी, उद्भव के लिए उपयोगी मान सकते हैं। अगला जो विषय है वो प्रसंगवश अलंकृत वर्णन। आगमों में भी बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक जो भाषा है, साहित्यिक जो विधा का अगर महत्वपूर्ण कोई अंग है, उस भाषा को संवर्धित परिवर्धित करने के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए, तो वो अलंकार हैं। और आगमों में प्रसंगवश अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अलंकृत शैली का प्रयोग हुआ है, जो चरित काव्य के उद्भव के लिए जरूरी माना जाता है। तो ये भी एक तत्व ऐसा है जो चरित काव्य के उद्भव के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो चरित काव्य के उद्भव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो विषय वंश और जातियों का संकेत। तो चरित काव्य में किसी वंश का या किसी वंश के किसी राजा का या किसी एक व्यक्ति का इस तरह से उसका चरित्र का वर्णन किया जाता है और जातियों का। तो ये सारे चीजें, क्योंकि चरित काव्य में किसी न किसी नायक या नायिका या किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र उद्घाटित किया जाता है, तो ये सारे तत्व भी आगमों में प्राप्त होते हैं। वंश और जातियों का संकेत मिलता है जो चरित काव्य के उद्भव विकास में सहयोगी बनता है। अगला जो है आचार दर्शन एवं प्राकृतिक वस्तुओं का इतिवृत्त। आचार दर्शन के बारे में तो आगमों में भरा पड़ा है और चूंकि चरित काव्य जो है वो किसी के चरित्र के उद्घाटन के लिए जरूरी है, तो वो आचार दर्शन जो है, आचार परक जो बातें हैं, नीति परक जो बातें हैं, वो सारी चीजें चरित काव्य के विकास के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक मानी गई थी। तो वो सारी चीजें भी आगमों में हमें प्राप्त होती है। और अंतिम जो विषय है साधनाओं का उदाहरण, क्योंकि आगम जो हैं वो हमें जैन आगमों का मुख्य विषय ऐसा रहा है कि हमें प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाता है, और प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो महत्वपूर्ण आधार है, वो है साधना पद्धति। तो साधना पद्धति के भी अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो उन साधना पद्धतियों के आधार पे नायक या नायिका या जो व्यक्ति का चरित्र हम उस काव्य में, चरित काव्य में उद्घाटित करते हैं, वो उन साधनाओं के द्वारा अपने चरित्र का विकास करता है, उन्नयन करता है। तो ये ऐसे कुछ ऐसे बीज रूप में विषय हैं जो आगमों में प्राप्त होते हैं, और वो बीज रूप जो है वो चरित काव्यों में जाकर के वो पल्लवित और पुष्पित होता है और चरित काव्य का निर्माण करता है। तो ये कुछ विषय ऐसे थे जो चरित काव्य के आदि स्रोत के रूप में जो आगमों में उपस्थित हैं और उनको हम आदि स्रोत के रूप में मान सकते हैं। अब चरित काव्य, जैसा कि मैंने कहा कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत चरित काव्य आता है, तो प्रबंधात्मक जो रूप है वो उसकी वो विशेषताएं भी चरित काव्य में प्राप्त होती है। और वो जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं संक्षिप्त रूप में। तो वो जो प्रबंध रूपात्मक जो काव्य है उसमें 4 बातें प्रमुख रूप से होनी चाहिए। वो एक तो है जैसे मनः प्रधान प्रबंध, दूसरा जो विषय है वो है चेतना प्रधान, तीसरा विषय है जीव परक और चौथा है जगत परक। ये 4 ऐसे विषय हैं जो चरित काव्य के प्रबंधात्मक रूप में यानी उसको प्रबंध रूप में स्थापित करते हैं। अब मित्रों, मनः प्रधान काव्य क्या होता है? यानी जो काव्य मन की, क्योंकि काव्य में मन की स्थिति होती है, मन की अनेक अवस्थाएं उस काव्य में वर्णित होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चरित काव्य हैं वो मनोवैज्ञानिक काव्य होते हैं। वैसे तो काव्य कोई सा भी हो, नायक का उसमें मनोस्थिति का वर्णन उसमें होता है तो वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन प्रबंधों में क्या होता है, मन की विभिन्न स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया जाता है, इसीलिए वह मनः प्रधान काव्य कहलाता है। और चरित काव्यों में भी ये मन की जो स्थितियां हैं उनका मनोवैज्ञानिक वर्णन होता है। दूसरा जो विषय चेतना प्रधान, चेतना प्रधान जो काव्य होता है, उस चेतना प्रधान काव्यों में क्या होता है कि चरित्र के माध्यम से जो चेतना है वो प्रकट होती है।
उपयोग की विशुद्धता का चरित्र के माध्यम से प्रकट होना, ये चेतना प्रधान काव्य कहलाता है। तीसरा जो है जीव परक। जीव परक का मतलब हो गया, इसमें जो नायक या नायिका है ये जीव होते हैं, और ये नायक और नायिका का जो वर्णन है, उनके जो यश का वर्णन है, उनसे संबंधित जो बातें हैं उनका उद्घाटन होता है, और उस वर्णन के द्वारा उस नायक या नायिका का चरित्र का उन्नयन दिखाया जाता है, विकास दिखाया जाता है। तो ये जो जीव परक है, इसमें जीव की जो लोक ऐषणा है उनका भी वर्णन होता है, वित्त ऐषणा है उसका भी वर्णन होता है, और उस चरित्र काव्य का ये लक्ष्य होता है। और ये सारे जो हैं वो ये जीव परक तत्व है, मतलब इस लोक में जो घटनाएं होती हैं आम आदमी के साथ में, वो सारी चीजें जो हैं वो, अगर ऐसा कोई काव्य ऐसा वर्णन होता है तो वो जीव परक प्रबंध काव्य कहलाता है। और अंतिम है जगत परक। जगत परक का मतलब हो गया, वहां नायक नायिका तो होंगे, लेकिन उन नायक नायिका के माध्यम से इस जगत की व्यवस्थाओं को दिखाया जाता है, इस जगत की कैसी व्यवस्थाएं हैं। और इस कोटि के जो चरित्र काव्य हैं उसमें नायक का, मैंने कहा, चरित्र जो है वो केवल एक बहाना होता है, बाकी तो उस देश की देश काल परिस्थितियों का वर्णन करना इस तरह के काव्यों का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो चरित्र काव्य के जो प्रबंध रूप हैं, ये 4 रूपों को हम प्रबंध रूप में मान सकते हैं। अब इसके बाद चरित्र काव्य का आधार क्या है, उसके आधारभूत तत्व क्या है, तो उन पर अगर हम विचार करें तो उसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है कथा वस्तु में व्यास का अधिक समावेश। व्यास का मतलब होता है विस्तार। कथा वस्तु जो होती है, एक नायक नायिका का, एक अगर हम उसका वर्णन करते हैं, जीवन का, उसके चरित्र का वर्णन करते हैं, तो उसमें व्यास होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो घटनाक्रम है वो केवल एक दिन का है, तो उसमें कथा वस्तु का विस्तार होना चाहिए। ये उसका प्रमुख एक तत्व है। दूसरा जो तत्व है, सूक्ष्म भावों या दशाओं को चरित्र मूलक स्थापना। उनके जो मनोभाव हैं, सूक्ष्म भाव हैं, और उनकी जो मन की जो दशाएं हैं, उनका चरित्र मूलक उपस्थापना करनी होती है। चरित्र मूलक का मतलब उनकी जो भी मनोदशाएं, वो सारे उनके चरित्र को उद्घाटित करने वाली होनी चाहिए। ये उसका प्रमुख एक तत्व है। और अगला जो तत्व है, घटनाओं, पात्रों या परिवेश के संदर्भ में जो उसकी व्याख्या है अथवा वातावरण है, उसको भी प्रकट करना रहता है। जिस वातावरण में वो घटनाएं घटित होती है, जिस वातावरण में वो पात्र रहता है, उस वातावरण को वहां प्रकट करना होता है, ताकि पाठक को ये महसूस हो कि ये घटना उस समय की है जब ये परिस्थितियां घटित होती थी, या समाज की ऐसी परिस्थितियां थी। तो उस तत्कालीन समाज का वर्णन उस काव्य के द्वारा, उस नायक के द्वारा, उन पात्रों के द्वारा होना चाहिए। और जो अंतिम तत्व है वो कह रहे हैं कि संधि स्थलों पर संयोजक का कार्य, संधियों का संयोजन संश्लिष्ट रूप में होना चाहिए। संधियों का मतलब होता है चरित्र काव्य में जो चैप्टर होते हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, उनमें संधियों का प्रयोग होता है। नाट्य संधियां हैं, आगे जब नाट्य वाला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि संधियां क्या होती हैं और संधियां किस तरह से घटनाक्रम को प्रकट करने में, उस कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में जरूरी होती है। यहाँ केवल हम इतना समझें कि उसमें जो संधियों का कार्य होता है, एक अध्याय को दूसरे अध्याय से जोड़ने का कार्य। कहने का मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पहले चैप्टर में या पहले सर्ग में जो कथा वस्तु है वो दूसरे सर्ग से उसका कोई संबंध नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कथा एकदम ऐसे संबंध रूप में चलनी चाहिए। उसमें बीच में कहीं बिखराव या टूटन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, कथा वस्तु के प्रवाह एवं उसकी मार्मिकता निर्वहन के लिए ये संधि की जो स्थिति है वो जरूरी है। यानी पहले अध्याय का दूसरे अध्याय से संबंध होना चाहिए कथा वस्तु का, दूसरे अध्याय का तीसरे अध्याय से संबंध होना चाहिए। कथा वस्तु में कहीं बीच में उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। तो ये चरित्र काव्य के कुछ प्रमुख तत्व हैं। इसके बाद
चरित काव्यों की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मूल कथानक है उसमें चुने हुए तथ्यों के अतिरिक्त लोक से, इधर उधर से भी प्रवृत्ति, देश, काल और व्यक्ति के उन वर्णनों का उसमें वर्णन किया जाता है, उन तथ्यों का वर्णन किया जाता है जिसमें नायक के आसपास की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, मान्यताएं, रीति रिवाज, मर्यादाएं किस तरह की है, तो उनका वर्णन भी इसमें किया जाना चाहिए। ये इसकी किया जाता है, तभी ये इसकी विशेषता है। और अगला जो विषय है, जीवन के विभिन्न व्यापारों और परिस्थितियों का चित्रण भी चरित्र काव्य में होता है, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो किसी का चरित्र का उद्घाटन हम नहीं कह सकते, चरित्र का उद्घाटन हो नहीं सकता है। और अगला जो विषय, नायक के चरित्र में इस प्रकार की परिस्थितियों का नियोजन होना चाहिए जिससे उसका चरित्र जो है क्रमशः उद्घाटित होता चला जाए, क्योंकि मूल रूप से है ये चरित्र काव्य। तो नायक के इस तरह की घटनाओं का उसमें वर्णन होना चाहिए जिससे कि नायक जो है उसका चरित्र का विकास होता चला जाए। ऐसी परिस्थितियों का वर्णन या ऐसी परिस्थितियों का जो उसमें चरित्र काव्य में वर्णन होना चाहिए जिससे कि नायक की जो मन स्थिति है, नायक के धर्म, नीति और इन सब का वर्णन और उसके धैर्य की परीक्षा भी उसमें होती है, तो उन सब के आधार पर उसका चरित्र जो है वो उद्घाटित होता चला जाए क्रमशः। अगला जो है, घटना और वर्णन दोनों में समन्वय की स्थापना जो होती है वो चरित्र काव्य का प्राण होता है। घटना और वर्णन, किसी घटना का अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो घटना जो है उसका वर्णन इस रूप में किया जाए कि वो जो वर्णन है वो उस चरित्र काव्य का प्राण माना जाता है। अगर कोई घटना घटित होती है और उसका अगर वैसा वर्णन नहीं किया गया जो पाठकों को उस स्थिति तक नहीं ले जाता या उस समय काल परिस्थिति में नहीं ले जाता, तो वो चरित्र काव्य सफल चरित्र काव्य नहीं माना जाता है। तो जैसी घटना घटित होती है उसका एज इट इज, उसका वैसा का वैसा वर्णन किया जाए कि वो समय काल परिस्थितियां आज के युग में भी अगर हम उस काव्य को पढ़ें तो वो हमारी आंखों के सामने वैसे की वैसी उपस्थित हो जाए। रस की उत्पत्ति पात्रों और परिस्थितियों के संपर्क, संघर्ष और क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करना आवश्यक है। तो रस की उत्पत्ति, क्योंकि काव्य है तो रस तो इसमें होगा ही। अगर कोई ऐसी घटना है जिससे कि हमें दुख होता है तो वहां पर जो रस की स्थिति होगी वो कहीं अगर हास्य की प्रतिक्रिया है तो वहाँ हास्य रस होगा, कहीं दुख की प्रतिक्रिया है तो वहाँ शोक की अभिव्यक्ति होने से करुण रस होता है। तो इन सब की स्थिति जो है वो उसमें होनी चाहिए और उसका सीधा संबंध नायक नायिका या उसके पात्रों से होना चाहिए और उन पात्रों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए जिससे कि उस रस की अनुभूति पाठकों को हो जाए। इसके अलावा जो है वो कथानक में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का नियोजन आवश्यक है, क्योंकि कोई भी काव्य होगा जब तक उसमें कुतूहल, चमत्कार, कोई ऐसा सस्पेंस अगर उसमें नहीं होगा तो पाठकों को आगे उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो उसमें चमत्कार और कुतूहल जो उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का नियोजन, जो घटनाक्रम था उसका ऐसा नियोजन होना चाहिए कि एक एक घटना जब पाठक पढ़ता जाता है तो उसको आगे से आगे उसको पढ़ने की एक जिज्ञासा बनती जाए और वो उसको पढ़ता जाए। और इसी के लिए जीवन या जगत जो संबंधी नीति या उपदेश है उसके द्वारा उसको प्रस्तुत उन घटनाओं को किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि चरित्र काव्यों का जो मूल है आगम और पुराणों में है, तो ये भी एक तरह की इसकी विशेषता है कि आगम और पुराणों से इसका उद्भव और विकास माना जाता है। मूल कथा और अवान्तर कथाओं के अतिरिक्त वस्तुओं, पात्रों और भाव अनुभवों का निरूपण भी इसमें आवश्यक है। मूल कथा और अवान्तर कथा, क्योंकि मूल कथा जो होती है वो मूल स्टोरी, मूल उसका वर्णन, उसकी विषय वस्तु होती है, लेकिन अवान्तर कथाओं के माध्यम से उस कथा को आगे बढ़ाया जाता है और उसमें जो वर्णन होता है उसमें क्या होता है कि उनके अतिरिक्त वस्तुओं का, पात्रों का और भावों का भी निरूपण उसमें होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो कि केवल कथा पर ध्यान दिया जाए, बल्कि उस कथा के अनुसार उनके पात्र कैसे होने चाहिए, उनके भाव क्या होने चाहिए, उनके भाव की स्थिति क्या होनी चाहिए, उन सब का वर्णन भी चरित्र काव्य में होता है।
और इसके अलावा जो है चरित काव्य की शैली में गंभीरता, उदात्तता और रुचिरता अपेक्षित है। तो ये भी इसमें आवश्यक तत्व हैं या उसकी विशेषताएं हैं। और अंतिम जो विशेषता है वो है प्राकृत चरितों की कथा वस्तु जो है वो मुख्य रूप से जो राम हैं, कृष्ण हैं और अन्य जो महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, इन सबसे संबंधित है। ये भी एक इसकी विशेषता है कि महापुरुषों को या यहाँ ये भी कह सकते हैं कि तीर्थंकर और भगवान जो हैं, क्योंकि कथा वस्तु दैविक मानुषी और दैविक मानुषी तीनों तरह की हो सकती है। तो इसमें भी इसी तरह का वर्णन है कि भगवान का वर्णन होता है लेकिन वो मनुष्य के रूप में होता है। तो वो भी क्योंकि चरित्र का उद्घाटन करने के लिए अगर भगवान कोई विशेष कार्य करते हैं तो पाठकों को ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान है, कर सकते हैं, इनमें अपार शक्ति होती है। लेकिन वहीं उन्हीं भगवान को यदि हम एक साधारण मनुष्य के रूप में दिखा करके वो कार्य करवाएं तो उससे लगता है कि अरे मनुष्य रूप में या मनुष्य भी ऐसा कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये चरित काव्य की होती हैं। तो मित्रों, चरित काव्य जो है वो बहुत ही प्रमुख विधा है प्राकृत साहित्य की, या ये कहे भारतीय साहित्य की प्रमुख विधा है। लेकिन हमें यहाँ प्राकृत साहित्य के जो विधा है चरित काव्य, उस पर मैं बात कर रहा था, उसका मूल स्रोत, उसके तत्व, उसकी विशेषताएं, ये सब हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखा। अगले लेक्चर में जो प्रमुख चरित काव्य हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।